देखो बच्चों, आज की क्लास में देखेंगे हम स्वातंत्र अधिकार। इससे पहले की क्लास में हम समता का अधिकार जो था उसको देखे थे। 18 तक, जो आपके 14 से 18 तक के जो अनुच्छेद हैं उनको। आज की क्लास में हम देखेंगे स्वातंत्र अधिकार। तो इसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक का उपबंध किया गया है। आज की क्लास में हम देखेंगे अनुच्छेद 19 का संवैधानिक प्रावधान। और देखिए, स्वातंत्र के अधिकार में आपको अनुच्छेद 19 जो है वाक स्वातंत्र आदि विषय पर कुछ अधिकारों का संरक्षण बताता है। अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण बताता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण बताता है। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार बताता है। और अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण बताता है। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। जिसमें देखिए कि इसमें जो पहला है खंड 1 जो है वो बताता है सभी नागरिकों को। उपखंड का बोलता है वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति का स्वातंत्र होगा। मतलब कि आपको बोलने का अधिकार होगा और अपनी आप जो अभिव्यक्ति है उसको अभिव्यक्त कर सकते हो, उसकी स्वतंत्रता होगी। उपखंड ख जो है वो बताता है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का। तो आप शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन जो है वो कर सकते हैं, बशर्ते वो शांतिपूर्वक होना चाहिए और निरायुध होना चाहिए। उपखंड ग है वो बोलता है संगम या संघ, और यहाँ पे एक या सहकारी समितियां बनाने का। तो ये जो आपका खंड है ये जुड़ा गया है इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से सेक्शन 2 विद इफेक्ट फ्रॉम 15 फरवरी 2012 से ये जोड़ा गया है। 97 संविधान संशोधन द्वारा 2011 से धारा 2 द्वारा जोड़ा गया है यहाँ पे। तो संगम या संघ या सहकारी समितियां बनाने का। और घ जो है वो बोलता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण करने का। मतलब कहीं भी आने जाने का, किसी भी राज्य में कहीं पे आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पे भी आ जा सकते हैं स्वतंत्र रूप से। अब आगे है अंग जो है वो ये बताता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का। मतलब आप कहीं पे भी जाके भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास कर सकते हैं और वहां बस सकते हैं, है ना। और जो ये है देखिए, ये संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 2 द्वारा अंत स्थापित किया गया है। और जो है और जो च है आगे का, ये जो है आपका संविधान के 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 2 द्वारा उपखंड क जो था इसका लोप कर दिया गया है। और उसके बाद छ देखिए कि कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार होगा। तो ये है आपका जो खंड 1 है वो बताता है। अब देखिए यहाँ पे कि आपको जब धारा अनुच्छेद 19 जब आप पढ़ते हैं ना, तो मेरे को ये लगता है कि अधिकतर लोग जो बात करते हैं कि हमको बोलने का अधिकार है, हमको अपनी अभिव्यक्त करने का अधिकार है, तो इन सब चीजों को मेरे को ये लगता है कि कोई जो व्यक्ति है जो इनका दावा करता है इस अधिकार का, वो पूरा अनुच्छेद ही नहीं पढ़ता है। कि आपको स्पष्ट रूप से ये पता होना चाहिए कि ये निर्बंधित अधिकार नहीं है ना, इस पे युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। और इनके कुछ उपबंध है उसमें तो वैसे ही आपको निर्बंधन लगा हुआ है। जैसे एक चीज देखिए आप कि आप सम्मेलन कर सकते हैं ना शांतिपूर्वक, लेकिन वो सम्मेलन कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्वक और निरायुध होना चाहिए। तो ये जो निर्बंधन है उनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मतलब साधारण बोलचाल की भाषा में जब हम समझते हैं तो आपको बोलने का अधिकार है, ठीक है, मेरे को नहीं सुनने का भी अधिकार है। तो इन दोनों अधिकारों में ये दोनों मूल अधिकार हैं और इनमें क्या है, समायोजन होना चाहिए। तो आप अपने अधिकारों का ऐसा उपयोग करें कि किसी दूसरे के अधिकार का उल्लंघन ना हो। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा और देखिएगा कि जो मूल अधिकार हैं वो निर्बंधित नहीं है,
उन पे युक्ति युक्त निर्बंधन जो है वो लगाया जा सकता है। अब देखें कि खंड 2 जो है ये जो है वो आपका पहला संशोधन 1951 की धारा 3 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से खंड 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। तो देखिए कि ये क्या बोलता है कि खंड 1 के उपखंड क की कोई बात उक्त उपखंड पर, तो क का जो प्रावधान है वो क्या दिया हुआ है आपको देखेंगे, वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का, है ना। तो इसके बारे में उपबंध करता है कि दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की संप्रभुता और अखंडता, मतलब सीधी सी बात है कि आप भारत के टुकड़े टुकड़े होने के लिए या किसी राज्य को अलग करने के लिए ऐसी कोई अभिव्यक्ति आप स्वतंत्र रूप से नहीं दे सकते, इस पे ये निर्बंधन है। तो आप ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति या आप कैसा भी अभिवाक नहीं कर सकते हैं जो भारत की प्रभुता और अखंडता के विरुद्ध हो। राज्य की सुरक्षा, तो ये भारत की प्रभुता और अखंडता जो है वो जोड़ा गया था, देखिए आप, संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 की धारा 2 द्वारा अंत स्थापित था। और देखिए राज्य की सुरक्षा, तो आपका भाषण जो है, आपकी अभिव्यक्ति है, वो राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध नहीं हो सकती। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, तो हमारा जो विदेशी राज्य है जिसके साथ हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध है उसके विरुद्ध आप नहीं बोल सकते। लोक व्यवस्था जो है उसके विरुद्ध आप नहीं बोल सकते, शिष्टाचार के विरुद्ध नहीं बोल सकते, सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान में कोई बात नहीं बोल सकते, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंधों में युक्त निर्बंधन, जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। मतलब राज्य को ये अधिकार है, उसके पास ये शक्ति है कि वो इन आधारों पे, किन किन आधारों पे, भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, कदाचार के हितों में, न्यायालय अवमान, मानहानि, अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंधन लगा सकती है। आपके कौन से अधिकार पे? वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र पर निर्बंधन लगा सकता है राज्य। तो ये था खंड 2। अब देखते हैं खंड 3। तो उक्त खंड के उपखंड ख में, अब खंड ख क्या बोलता है, एक बार फिर देखिए, आपको याद होगा, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का। तो यहां पे क्या है कि कोई बात उक्त उपखंड पर किए द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंधन वहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। तो यहाँ पर भी निर्बंधन की शक्ति जो है वो राज्य को प्रदान की गई है आपके उपखंड ख के लिए। अब उसके बाद देखिए अगला जो खंड है वो बोलता है कि उक्त खंड के खंड ग। तो ग क्या है कि संगम या संघ या सहकारी समितियां बनाने का। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्त निर्बंधन वहां जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। तो आप देखते जाइए ना, आपको जो अधिकार प्राप्त हुए थे, ठीक है, ये जो खंड 1 में आपको दिया गया है वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति का स्वातंत्र, शांतिपूर्वक या निरायुध सम्मेलन, संगम या संघ बनाने का, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने का और बस जाने का, और कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। तो इस पे
सभी राज्यों को शक्तियां हैं कि इन सभी पे क्या कर सकती है, वो युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकती है, और उसके आधार जो हैं वो दिए गए हैं। जैसे आप 4 देखें, जो काहे पे लगाता है, उपखंड ग पे, कि भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक स्वास्थ्य या सदाचार के हितों में ये आधार होगा युक्ति युक्त निर्बंधन का। अब उसके बाद देखिए खंड 5 जो है वो क्या बोलता है कि उक्त खंड के उपखंड घ और उपखंड अंग की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्ति युक्त निर्बंधन वहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है और वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। तो ये एक और निर्बंधन है। अब उसके बाद देखिए खंड 6 जो है वो बताता है कि उपखंड 6, तो उपखंड 6 में क्या बताया गया है आपको, फिर से देखें कि कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। अब ये आपको अधिकार दिया गया है। अब उस पे जो निर्बंधन है वो देखें आपको कहाँ मिलेगा, तो खंड 6 में मिलेगा। तो बोलता है कि उक्त खंड के उपखंड 6 की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्ति युक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी, और विशिष्टतया उक्त उपखंड की कोई बात कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्ति या तकनीकी अहर्ताओं से, मतलब जैसे आपको व्यापार करना है तो आप दवाई बेचना नहीं चालू कर सकते, यहाँ पे युक्ति युक्त निर्बंधन क्या है कि आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप कोई भोजन सामग्री बनाते हैं तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो ये युक्ति युक्त निर्बंधन है। और दूसरा देखें, राज्य द्वारा राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा नागरिकों द्वारा पूर्णतः या भागता अपवर्जन करके या अन्यथा चलाए जाने से, है ना, जहां तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। तो सारांश रूप में क्या देखें आप कि आपको जो ये अधिकार दिए गए हैं 19 अनुच्छेद 19 के खंड 1 में, कि सभी अधिकारों, सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का निर्बंधन है, इस पे शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का इस पे निर्बंधन है, संगम या संघ या सरकारी समितियां बनाने का इस पे निर्बंधन है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का इस पे निर्बंधन है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने या बस जाने का, जैसे आप इधर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जाएंगे तो इनर लाइन परमिट लगता है वहां पे, तो ये सब चीजें हैं, इस पे निर्बंधन लग सकता है। कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा, इस पे निर्बंधन है ना, खंड 6 के। तो ये था आपका अनुच्छेद 19, जिसमें दिए गए अधिकारों को जब भी कोई जनता प्रयोग में लाए तो मैं आशा करता हूं कि वो उसके साथ साथ खंड 2, 3, 4, 5 और 6 को भी पढ़े। तो ये जो आपका दिया हुआ है उपबंध है। अब यहाँ पे न्यायिक दृष्टिकोण देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि न्यायालय का क्या दृष्टिकोण रहा है। तो देखिए पहला केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल बोस, 1994 का केस है। तो देखिए यहाँ पे ये बोला गया था कि इस अनुच्छेद में उपवर्णित स्वतंत्रताएं वे महान और मूलभूत अधिकार हैं जिन्हें नागरिक की परिस्थिति में अंतर्निहित नैसर्गिक अधिकारों के रूप में प्रदान की जाती है या मान्यता दी जाती है। तो ये डिसाइड किया गया था पश्चिम बंगाल राज्य वर्सेस सुबोध गोपाल बोस 1954 के केस। अब देखिए इन रे डीसी सक्सेना का जो केस है, और है ना, इस केस में ये डिसाइड किया गया था 1996 का ये केस है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने परिक्षेत्र के अंतर्गत तत्समय कर्तव्य और उत्तरदायित्व को लाती है
कि आप जो बोलते हैं ना, उसके पीछे आपका कुछ कर्तव्य है और उत्तरदायित्व भी होता है, और उस स्वतंत्रता के प्रयोग पर प्रतिबंधित अधिरोपित करता है, तो प्रतिबंध अधिरोपित करता है। यह किसी संस्थान, कमोवेश न्यायपालिका के विरुद्ध अनाधारित अभिकथनों को करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं करता है। मतलब यह है कि आपको बोलने का अधिकार तो है, लेकिन आप कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते जो दूसरे को मानहानि कारित कर दे, किसी की लज्जा को भंग कर दे। तो यहाँ पे आपके अधिकार हैं, और आपको जब इनको प्रयोग करना है तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपके कुछ कर्तव्य हैं और आप पे कुछ उत्तरदायित्व भी आती है कि आप जो चीजें बोलते हैं उसके प्रति। अब देखिए नेक्स्ट केस है कृष्णा मूर्ति एंड अदर्स, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर, और कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये दोनों जो केस हैं उसमें स्टेटमेंट जो था वो लगभग सेम है कि मतदान करने और निर्वाचन लड़ने के अधिकार की मूल अधिकार की परिस्थिति नहीं है, बदले में वे विधिक अधिकारों की प्रकृति के हैं जिन्हें विधायी साधनों के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका तात्पर्य क्या था कि मतदान करना मतलब वोट डालना जो है, ठीक है, या फिर क्या है कि आप किसी निर्वाचन मतलब कोई चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं, ये कोई मूल अधिकार नहीं है, ये क्या है, एक विधिक अधिकार है। और ये जो विधिक अधिकार है इनको क्या करें, विधेयी साधनों से, मतलब जो विधायिका है वो विधि बना के नियंत्रित कर सकती है। जैसे ये व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, है ना, या फिर आप इतने से इतने उम्र तक, जैसे बच्चे जो हैं वो वोट नहीं डाल पाएंगे 18 वर्ष से कम, तो इनको क्या है कि नियम बना के, अधिनियम बना के इनको नियंत्रित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो क्या है, आपके विधायी अधिकार है। अब देखिए नेक्स्ट केस जो है वो आपका धर्मदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये 2008 और ये 2004 का जो केस है, ये इसमें सेम स्टेटमेंट था। सुनिएगा कि यह अनुच्छेद नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 19 जो है, तो अनुच्छेद 19 एक द्वारा प्रदत्त अधिकार किसी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है और किसी व्यक्ति द्वारा दावा नहीं किया जा सकता जो भारत का नागरिक नहीं है। मतलब ये केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है और न ही हो सकते हैं, तो बाहर के नहीं हो सकते। तो यह अनुच्छेद नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है, जैसे संगम नागरिकों का केवल समूह होने के आधार पर इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों का, अर्थात निकाय गठित करने का या समूह बनाने का वाले नागरिकों के अधिकार का दावा कर सकता है, लेकिन नागरिकों का संगम उन अधिकारों का दावा नहीं कर सकता जो नागरिकों के लिए खुले नहीं है, और उन निबंधनों से स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता जिसके अध्ययन उसे गठित करने वाले नागरिक हैं। तो जो संगठन बनेगा वो आपके मूल अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है। अब देखिए अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 का केस है। इसमें बोला गया था कि अनुच्छेद 19 में पद जो सभी नागरिक का तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक इस अनुच्छेद के अधीन उपलब्ध अधिकारों का उपभोग कर सकता है। प्रत्येक विशिष्ट नागरिक जिसके अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है वो न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अब ये देखिए अलगापुरम आर मोहन राज वर्सेस तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली 2016 का केस है। इसमें बोला गया था कि अनुच्छेद 19 के अधीन वर्णित 6 स्वतंत्रताएं जो आपको मिली हैं वो किसी और चीज की आवश्यकता के बिना सभी नागरिकों में उसकी नागरिकता के परिणाम स्वरूप अंतर्निहित है। मतलब अगर आपके पास नागरिकता है तो अनुच्छेद 19 के जितने भी अधिकार हैं, जो 6 अधिकार हैं, वो आपको मिले। ये बताया गया था अलगापुरम आर मोहन राज वर्सेस तमिलनाडु विधानसभा वाले केस। अब देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई वर्सेस जयंती लाल एन मिस्त्री के केस में, ये है 2016 का केस। इसमें बोला गया था कि लोक संस्थान के कार्य से संबंधित सूचना का अधिकार मूल अधिकार है। तो लोक संस्थान जो होते हैं उसके जैसे वो कार्य संचालन जो है उससे संबंधित अगर आप कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार है ये मूल अधिकार, ठीक है, जैसा कि इस अनुच्छेद में निहित किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने अधिकतर मामलों में क्या घोषित किया कि स्वस्थ
और उचित रूप से सूचित लोकतंत्र के कार्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मूल्य क्या है? पारदर्शिता है। किंतु न तो मूल अधिकार और न ही सूचना के अधिकार का प्रावधान आत्यांतिक निबंधनों में किया गया है। तो अनुच्छेद 19(1) का जो है अधीन प्रत्याभूत मूल अधिकार राष्ट्रीय और सामाजिक हित के आधारों पर अनुच्छेद 19(2) के अधीन निबंधन लगाए जा सकते हैं। अब अगला केस देखिए, इंद्रे अरुंधति रॉय, ये 2002 का केस है। इसमें बताया गया था कि संविधान के अधीन प्रेस की स्वतंत्रता की कोई पृथक प्रत्याभूति नहीं है और वह वही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जिसे अनुच्छेद 19(1) के अधीन सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है। मतलब यह है कि प्रेस, जो पावर ऑफ प्रेस बोला जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता, तो ये जो फ्रीडम है ना, वो कोई स्पेशली प्रेस को अलग से नहीं मिला हुआ है। ये जो उसका संपादक है उसको जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो अधिकार मिले हुए हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है 1 के अंतर्गत, ये उन्हीं अधिकारों के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। इसीलिए राय में कोई अभिव्यक्ति या तो मानहानि या न्यायालय अवमान की विधि या अनुच्छेद 19(2) के अधीन अन्य संवैधानिक प्रतिबंधों के अधीन सीमा का अतिक्रमण करने के दायित्व से मुक्त नहीं है। तो यदि कोई प्रेस जो है वो आपके मूल अधिकारों का हनन करता है या हमारे राज्य की कुछ विधियां हैं उनका उल्लंघन करता है या फिर अनुच्छेद 19(2) का उल्लंघन करता है, तो ये जो है अतिक्रमण कहलाएगा और इसके विरुद्ध आपको क्या उपचार प्राप्त होगा। इसीलिए यदि कोई नागरिक जो है 19(1) के अधीन स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग करने के बहाने न्यायालय को कलंकित करने का प्रयास करता है या न्यायालय अवमानन करता है, तो न्यायालय की गरिमा को कम करता है, तो न्यायालय यथास्थिति अनुच्छेद 129 या अनुच्छेद 215 के अधीन शक्ति का प्रयोग करने का हकदार है और न्यायालय अवमानन के लिए उसको दंडित करेगा। तो ये जो था वो डिसाइड किया गया था इंद्रे अरुंधति रॉय 2002 के केस में। अब अगला जो केस है और आखिरी जो केस है इस संदर्भ में कि वी के नासव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 का केस है। इसमें बताया गया था कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार जो है वो मूल अधिकार, इसको नोट करके रखिएगा आप कि राष्ट्रीय ध्वज जो है, तिरंगा झंडे को फहराने का अधिकार जो है वो मूल अधिकार है और ध्वज की गरिमा और सम्मान के परिरक्षण के लिए अनुपालन किए जाने वाले मार्ग निर्देशों का प्रावधान करता है। तो इसके साथ साथ क्या है, आपको तिरंगा झंडा फहराने का तो अधिकार है, लेकिन इस पे निर्बंधन क्या लगा हुआ है कि जो मार्गदर्शन या दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ध्वज ऐसे फहराया जाएगा इतनी गरिमा के साथ, इतने सम्मान के साथ, तो उनका और उनको इसकी गरिमा को बचाने के लिए जो परिरक्षण के लिए जो उपाय किए गए हैं उनका अनुपालन करना भी जरूरी है। तो झंडा फहराना, तिरंगा झंडा फहराना आपका मूल अधिकार है, लेकिन उसके साथ में जो दिशा निर्देश हैं उनका भी पालन करना अति आवश्यक है। तो आप अपने इस मूल अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किनके साथ कि इनके लिए जो परिरक्षण के लिए नियम बने हुए हैं उनको आपको पालन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने आज जो देखा वो सांविधिक उपबंध जो है अनुच्छेद 19 का वो था, और कल की क्लास में हम इसमें देखेंगे कि इनके पीछे, इस अनुच्छेद के पीछे जो है कि जुडिशियल व्यू क्या है, कुछ और केसेस के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे, लेजिस्लेटिव व्यू देखने का प्रयास करेंगे और कुछ डिफरेंट व्यूज जो हैं इनके पीछे केसेस के साथ में वो समझने का प्रयास करेंगे। तो हेमंत सर मेरी तरफ से हो गया है। अब बच्चे लोग कोई डाउट होगा तो पूछो।